हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम मैकेनिक्स का कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पार्ट टू जो पहला पार्ट सबने देख लिया होगा, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज हम सेकंड पार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन पेपर्स में है ये। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी पिछली पार्ट में बताया था कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी भी फील्ड को सोलेनोइडल अगर आपको प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, डेल डॉट ए को जीरो सिद्ध करना है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सोलेनोइड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको पहले ऑलरेडी सोलेनोइड दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है सोलेनोइड कब होता है वेक्टर फील्ड, जब डेल डॉट ए कितना होता है, जीरो। अब की बार क्या होता है, ये ए की वैल्यू निकालनी, इसमें ए की वैल्यू निकालनी। याद कीजिए, प्लस टू क्लास में कैसा क्वेश्चन आता ना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी सोलेनोइड दे रखा था, डेल डॉट ए आप जीरो रख देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये डेल ऑपरेटर होता है, आपको पता है, और ये हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो हो गया, ठीक है। अब इसका वन बाई वन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, तो जो एक्स वाला है कर्ल बाई कर्ल एक्स वो इसमें लिख लो, आई कैप वाला इसमें लिख लो, जे कैप वाला वो यहाँ लिख लो, सीधा सीधा जे कैप डॉट जे कैप वन हो गया, और के कैप वाला वो यहाँ लिख लो, और उसका डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो वन हो गया, 3y का जीरो हो गया, इसका इतना हो गया एक का, इसका टू वाई का टू हो गया, और यहाँ पर एक्स का जीरो, ए जेड का ए हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? ए की वैल्यू। आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सीधी आपसे पूछ ली जा सकती है। तो आपने प्लस वन क्लास में भी पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का आप सभी को पता ही है कि जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरी बॉडी का मास जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ये भी जल्दी जल्दी देख लीजिए। आपने क्या हुआ है कि आराम से जो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स हम जो सोल्व करते हैं हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से। सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से हम आराम से क्या कर सकते हैं, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, और इससे हम क्या करते हैं, जो इससे हम आराम से मोशन निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास यूज करके। मतलब एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बजाय अगर हम सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं और मोशन, मोमेंटम और एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान सी डेफिनेशन थी। उसके बाद में नेक्स्ट इलास्टिक कोलिजन। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन, ये प्लस वन क्लास में आता है, आपको भी पता है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। जहाँ पर न तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस हो, मतलब न तो मोमेंटम का लॉस होगा न काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। जैसे हम एक बॉल को ग्राउंड पे हिट करते हैं तो वो वापस अपने हाथ में आ जाती है, तो वहाँ पर न तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, ये उसका एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। और ये इसकी डेफिनेशन मोस्टली बच्चों को पता है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, इनका कोई लॉस नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए आगे डेफिनेशन, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें कोई न कोई काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती है। सॉरी, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब इसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देखो इलास्टिक में तो मोमेंटम और काइनेटिक दोनों कंजर्व रहती हैं, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, बैट और बॉल की हिटिंग होती है, वो इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सभी को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई बराबर एम आर स्क्वायर। ये भी प्लस वन क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ईच पार्टिकल इन द बॉडी विद स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस। मतलब स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी मतलब किसका सम होता है, उनसे जो टोटल बॉडी होती है उनके प्रत्येक पार्टिकल का मास का जोड़, और इस और क्या होता है इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या होता है, डिस्टेंस विद स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर, और ये आपने प्लस वन में भी पढ़ा हुआ है। और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कई बार आपसे पूछा जाता है, तो देखिए लीनियर मोशन में जो मास प्ले करता है रोल, जो लीनियर मोशन होता है वही ये काम क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में वही काम करता है जो लीनियर मोशन में मास रोल प्ले करता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, आप बिल्कुल आसान है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ईच पार्टिकल इन द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस। आप देखिए स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस मतलब आई बराबर एम आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अगर यूनिट पूछे तो क्या बताओगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि जो लीनियर मोशन में जो रोल होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशन मोशन में
देखिए अगला क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना। एंगुलर मोमेंटम भी आराम से आपको पता है, +1 में पढ़ा हुआ टॉपिक है। ये भी कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस। मतलब आपको पता ही है कि जो मोमेंट लीनियर मोमेंटम होता है उसका जो मोमेंट होता है उसको आर से मोमेंट, देखिए सीधी सी बात है, एल बराबर आर क्रॉस पी, ये लीनियर मोमेंटम है। उसको मोमेंट जो होगा, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम, आपको पता है आर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन जाता है एल, और एल आपको पता है आई ओमेगा। आपने +1 क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ इसको। तो ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम, इसको भी अच्छे तरह से कर लेना। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए डेफिनेशन आपसे एंगुलर वेलोसिटी की पूछी जा सकती है। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो सीधी सी बात है, जैसे हम लीनियर मोमेंटम का पढ़ते हैं, अगर फोर्स किसी बॉडी पे 0 होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और जब हम एंगुलर की बात करते हैं वहाँ पर कौन सा पॉइंट आता है, टॉर्क। यदि किसी बॉडी पर एक्शनल टॉर्क अगर 0 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर, तो हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। और आपको पता है फार्मूला टाउ बराबर क्या होता है, dl/dt। अब देखिए, अब हमने ये पढ़ लिया। अब आपको पता है अगर टॉर्क 0, हमने बोला ना डेफिनेशन में ही, उसकी जो स्टेटमेंट में टॉर्क 0 है, तो आपको पता टाउ बराबर क्या होता है, dl/dt। तो dl/dt भी क्या होगा, 0। और l, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसका मतलब l यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो हम इसको प्रूफ भी कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कई बार। पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन टू द टेंजेंशियल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, तो लैटरल स्ट्रेन बटे में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमीटर, ठीक है, -d/d डिक्रीज इन डायमीटर बटे में ओरिजिनल डायमीटर। तो माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ΔL/L, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटे में ओरिजिनल लेंथ। तो ये इसका फार्मूला हो गया। पॉइजन रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, पॉइजन रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आप आराम से इसको देख सकते हैं और आप इनके साथ साथ में लिख भी सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, अपने भी बना सकते हैं और इनमें से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि डिक्रीज इन डायमीटर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती पॉइजन रेशियो की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला टॉपिक देखिए, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, हुक्स लॉ क्या होता है। इस हुक्स लॉ के अनुसार क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। सीधे सभी को पता है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको पता है जैसे ही हम इसको लिखेंगे स्ट्रेस को स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे ही इसको हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और ये कांस्टेंट का नाम ई रख देते हैं और वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता है उसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बोलते हैं इस कांस्टेंट को। ये आपका हुक्स लॉ है, ठीक है, सभी ने पढ़ा हुआ आराम से, तो आप पढ़ लेना, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब अगला टॉपिक है अपना टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस के हिसाब से। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस है, ये भी आपने +1 क्लास में डिस्कस किया हुआ अच्छी तरह से, आप एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी लेंथ पे हम कोई स्ट्रेच फोर्स लगाते हैं तो वो लेंथ, मान लीजिए उसकी लेंथ चेंज होगी, ΔL, उसकी लेंथ चेंज होगी, और ठीक है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, ठीक है। किसी भी रस्सी को हमने खींचा, ठीक है। तो जो यंग्स मॉडुलस होता है वो रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अभी पढ़ा है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसके बाद में अपने को स्ट्रेस का पता है, बिल्कुल ईजी, F/A। हम यहाँ पर इसका फार्मूला पुट डाउन कर देंगे, F/A ΔL/L, और ये वैल्यू आ गई आपकी। इसको देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा बोल देते हैं, इसको एप्सिलॉन बोल देते हैं। तो FLA ΔL, इस तरह भी से लिख सकते हैं। अगर एरिया πr², मान लीजिए वायर लिया जिसकी रेडियस r है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर डायमीटर में लिखना चाहें तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, ये देखिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कई बार, एक 12 का आ गया, एक 4 का आ गया। जैसे मैंने पहला न्यूमेरिकल करवाया, मैंने पहले पार्ट में आपको बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हो वो भी करते रहिए और साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेज हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक बल्क मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस ये भी सबने पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बल्क मॉडुलस क्या होता है, इस नॉर्मल स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका फार्मूला होता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस बटे में जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम देखिए फोर्स अप्लाई करते हैं
तो इसकी वॉल्यूम देखिए डिक्रीज होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस डेल्टा वी बाई वी। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज, सीधी सी बात है। वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम में चेंज, और लॉन्गिट्यूडनल तो लेंथ में चेंज, आपको पता भी है इस बात का, ठीक है। तो ये इसका एक टॉपिक और रह गया थर्ड पार्ट, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके 5 मार्क्स वाले जो 12 नंबर वाले क्वेश्चन वो भी मैं सोल्व करवा सकूँ, ठीक है। जल्द से जल्द इसका थर्ड पार्ट भी आएगा। तो आप लोग जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट वे में तैयारी करते हो तो आप आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक यूनिट को अच्छी तरह से करिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करिए। धन्यवाद आपका।